काश जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मुझे 25 साल पहले किसी ने पढ़ाया होता और शायद 2-3 महीने लगे होते इसको पढ़ाने में, कायदे का टीचर होता तो। और अगर वो नहीं कोई पढ़ाता, मैं अकेला ही पढ़ता, उसके लिए मुझे अंग्रेजी चाहिए होती, अंग्रेजी के बिना ये चीज़ नहीं पढ़ पाता, तो शायद मुझे 20 साल पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 0 to 1 जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो इतनी इंपॉर्टेंट बुक है कि शायद अगर इसको कायदे से पढ़ा दिया जाए बच्चों को तो उनको किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल में मार खाना, डांट खाना, ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली स्कूल का पर्पज़ ये है कि हमको अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना सिखा सके, हम रुपए पैसे कमा सकें, इसके लायक बना सके, हर किसी को बना सके। वो चीज़ एग्जैक्टली स्कूल अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है। मैंने देखा कि मैंने अपना जो स्कूल बनाया है, मेरा अपना स्कूल क्या है, मेरा घर, उसमें मैंने वो किताबें खोजना शुरू की हैं जो मुझे लगता है कि मुझे अमीर बना सकती हैं, सक्सेसफुल बना सकती हैं और शांत बना सकती हैं। उन किताबों की लिस्ट में ये किताब बहुत ज़रूरी है, 0 to 1, पीटर थील। और ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई ये थियरी वाले टीचर हैं कि बस बता दिया, कुछ अच्छी अच्छी बातें बता दी, आपने उसको सुन लिया, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि इन्होंने खुद किया है। पीटर थील का इस समय मार्केट वर्थ है मोर देन $1 बिलियन, $1 अरब से भी ज़्यादा। तो उन्होंने खुद बहुत पैसे कमाए हैं और उसी चीज़ को एक किताब के रूप में डाला है। एक और नज़रिए से किताब बहुत खास है क्योंकि इसमें बहुत कम शब्दों में वो सब चीज़ें लिखी गई हैं। नॉर्मली जो किताबें लिखी जाती हैं समझाने के लिए बड़े लोगों के लिए, वो मोटी मोटी होती हैं, इसमें बहुत कम शब्दों में सिखाया है। और ये कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बताते हैं, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा। आप ये चीज़ जान लीजिए, जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जितने लोग नौकरी करने जा रहे हैं, वो सब बहुत सक्सेसफुल बनेंगे नहीं, क्योंकि स्कूल हमारे माइंड को प्लेसिड बना देता है। क्या बना देता है? प्लेसिड। प्लेसिड मतलब लीक के फकीर, जैसा बोला जा रहा है वैसे सुनते रहो, जैसा बोला जा रहा है वैसे करते रहो, कुछ भी उंगली मत उठाओ। कुछ बोलते तो है नया नया सोचो, लेकिन अगर आप कुछ नया सोच लें तो उसको दबा दिया जाता है। पीटर थील कहते हैं, जब मैं पहली बार किसी से इंटरव्यू लेता हूं अपनी कंपनी में नौकरी के लिए, तो मैं उनसे एक खास क्वेश्चन पूछता हूं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, हमको खुद से पूछना चाहिए। और वो क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट सच है जिससे लोग अग्री नहीं करते आपसे? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट सच है जिससे लोग अग्री नहीं करते? जो भी इंपॉर्टेंट है और सच है, ज्यादातर लोग सब अग्री करते हैं। तो लोग बोलता है कि ये एक विरोधाभासी क्वेश्चन है। विरोधाभासी क्यों? उल्टा है। अगर कोई सच है तो ज्यादातर लोग जानते होंगे उसको, लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट सच है जिससे लोग अग्री नहीं करते। अगर आपको वो पता है तो आप उस आइडिया को अगर बड़ा करेंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैंने कुछ खोजे अपनी लाइफ में, कुछ ऐसे सच जिससे कि मेरे आसपास के लोग नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, अग्री नहीं करते। जैसे दहेज, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बोलते हैं खराब है, लेकिन अंदर अंदर मानते हैं कि सच सही है कि नहीं? आपके हिसाब से दहेज सही है गलत है? सर गलत है, लेकिन वो तो पापा डिसाइड करेंगे। शादी किसकी मर्जी से होनी चाहिए, पापा मम्मी की या हमारी मर्जी से? सर होनी तो चाहिए हमारी मर्जी से, लेकिन पापा मम्मी होने कहाँ देंगे? जब आपने ये कहा होने कहाँ देंगे, इसका मतलब ये है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो पापा मम्मी कह रहे हैं वो सही है। आज से 100-200 साल पहले एक सच था नीग्रोज का, कि जो काले लोग होते हैं वो लोग गोरों से नीचे होते हैं। ये सच नहीं था, लेकिन लोग मानते थे इसको। और कुछ लोग मानते थे कि ये झूठ है, मतलब कुछ लोग मानते थे कि बराबर बराबर है। तो जिन लोगों ने आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले ये माना कि ये खास तरह का सच है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते, उन्होंने उसको बिल्डअप किया। तो ऐसा कौन सा सच है जिसमें और लोग आपसे बिलीव एक्सेप्ट नहीं करते, बिलीव नहीं करते, और लोग आपसे एग्री नहीं करते, लेकिन आपको पता है? यही मुझे फीलिंग आई थी जब मैंने ज़ेनो का पढ़ा था। मुझे लगा तो मुझे तो सोने की खान मिल गई है। लोग भले बिलीव न करें,
आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर, लेकिन वो सच है जिसने मुझे हेल्प किया है। एक और सच मुझे मालूम पड़ा था कि तालिब ने बताया था, नासिम तालिब ने, कि जिस बंदे के पास ढेर सारी बुक्स हैं वो ज्यादा अमीर है उससे जिसके पास ढेर सारे पैसे हैं। बिकॉज पैसे तो बुक्स ला सकता है, सॉरी बुक्स तो पैसे ला सकता है, लेकिन वाइस वर्सा नहीं होता। अगर आप ढेर सारे पैसे कमा लें तो आपके पास ज्ञान आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये मैंने सुना था, मुझे अच्छी लगी थी बात बहुत पहले, लेकिन कभी किताबें नहीं खरीदी। लेकिन जब खरीदना शुरू किया, उनको पढ़ना शुरू किया, फिर खरीदना तो मुझे अचानक दिखाई दिया पिछले 2 सालों में काफी अमीर हो चुका हूं, साइकोलॉजिकली और भी तरीके से। तो ऐसे ही वो कहते हैं, कोई बोलता है, जब मैं लोगों से पूछता हूं ना तो लोग बोलते हैं स्कूल का सिस्टम खराब है, उसको बदलना चाहिए, या उनका आंसर होता है कि अमेरिका बहुत अच्छा देश है, या दुनिया में भगवान नहीं है, उसका आंसर लोग देते हैं इस तरह से। तो इतना आसान नहीं है, इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा ट्रूथ है। इसको बोलते हैं व्हाट इंपॉर्टेंट ट्रूथ डू यू डू वेरी फ्यू पीपल अग्री विथ यू ऑन। कौन सी वो इंपॉर्टेंट ट्रूथ है जिसमें बहुत कम लोग आपसे अग्री करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यही बोलता हूं, कल हम लोग नहीं, बच्ची इस किताब के लिए क्या बोलती है, कल बता रही थी ना, वो हमारे यहाँ बच्ची थी जो आती है लड़की, उसको एक लड़की ने कहा कि ये 6 सीक्रेट्स की किताब बहुत 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 बेकार है। आप लेके जाएंगे इस तरह की बुक तो लोग बोलेंगे अरे यार ऐसे बुक्स तो बहुत पढ़े हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, तो ये मेरा ट्रूथ है। और बहुत से लोग इससे अग्री नहीं करते, लेकिन मैंने पता है क्या किया है, इसकी 100 कॉपीज मंगा ली है। और अब मैं प्लान कर रहा हूं इस साल 2000 कॉपीज ला करके बच्चों के घर में नहीं, दिमाग में ठूसना चाहता हूं मैं। और कौन से ऐसे सच हैं जो आप मानते हैं लेकिन लोग नहीं मानते, लेकिन आपके हिसाब से वो सच है? खोजना पड़ेगा आपको। इतना आसान इसका आंसर सर नहीं दे पाएंगे, इसको आपको खुद ही खोजना पड़ेगा। ऐसा कौन सा सच है जो आपको पता है लेकिन लोग अग्री नहीं करते। बोलता है इसका अगर आंसर सोचना हो तो कैसे सोचेंगे, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, मोस्ट पीपल बिलीव इन एक्स बट द ट्रूथ इज ऑपोजिट ऑफ एक्स। कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं लेकिन उसका उल्टा सच होता है। जैसे मेरे हिसाब से, आपको पता है मेरा बच्चा होम स्कूलिंग करता है। मैम गई थी बॉम्बे, वहां पर उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने बच्चे के बारे में पूछा कि बच्चे का ट्रांसफर होगा तो कैसे आएंगे बच्चे को लेकर। उन्होंने बताया कि होम स्कूलिंग करते हैं बच्चे को हम। तो बंदा बोलता है होम स्कूलिंग, अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते? मैंने कहा नहीं, घर पे पढ़ता है। बोलता मैंने सुना तो है बहुत से लोगों के मुंह से होम स्कूलिंग होती है, बड़ी नई तरीके की होती है, लेकिन मैं पहला बंदा देख रहा हूं जो होम स्कूलिंग करवा रहा है अपने बच्चे को। तो ये एक ऐसा सच है जिसमें मैं मानता हूं लेकिन लोग अग्री नहीं करते। तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि स्कूल बच्चों के लिए अच्छा होता है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूं और देखता हूं तो मैं देखता हूं वहां पर पढ़ाई वढ़ाई कुछ हो नहीं पाती। बच्चे का 8 घंटे, उससे बेटर तरीका है कुछ पढ़ाने का, वो मुझे पता नहीं कैसे है, बट कोशिश करना चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव इन एक्स बट ऑपोजिट इज ट्रू। और मुझे कैसे पता कि होम स्कूलिंग बेटर है? मैं खुद घर पे ज्यादा अच्छे से पढ़ पाता हूं। अगर मुझे अब बिठा दीजिए स्कूल में, आज मैं बैठ के नोट्स बना रहा था इसी का जो मैं लेक्चर देने वाला हूं, और मैं सोच रहा था अगर इसका एग्जाम होने वाला हो और मैं तैयारी कर रहा हूं तो कितने अच्छे से मैं एग्जाम दे पाऊंगा, कितने अच्छे से तैयारी कर पाऊंगा। टेंशन रहेगी, फिर रटूंगा, और एग्जाम तो देना तो किताब बंद करके एग्जाम देना पड़ता है। तो इससे तो बेटर है, दिस इज फार बेटर, अगर मैं आपको एक क्लास दे देता हूं, रिकॉर्ड कर लेता हूं, ये मुझे काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव कि एग्जाम्स आर गुड फॉर चिल्ड्रन बट ऑपोजिट इज ट्रू, एग्जाम्स आर नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन। मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव दैट स्कूल्स आर गुड फॉर चिल्ड्रन बट अकॉर्डिंग टू मी द वे स्कूल्स, जिस तरह से स्कूल्स है उस तरह के स्कूल्स बच्चों के लिए अच्छे नहीं है। ऐसे ढेर सारे ट्रूथ होंगे, लेकिन ये तरीका है सोचने का आपको कि ज्यादातर लोग किस चीज में विश्वास करते हैं लेकिन क्या उसका उल्टा सच है? फ्यूचर, बेसिकली ये बुक है फ्यूचर के बिजनेस के बारे में। भविष्य में कौन कौन से बड़े बड़े बिजनेस होने वाले हैं और उसमें आप कैसे योगदान कर सकते हैं, उससे आप कैसे फायदा उठा सकते हैं।
बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी, शायद पिछले 20, 30, 40 सालों में सबसे बड़ी कंपनी रही होगी। उसका नाम है वॉलमार्ट। आज वो बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही है। उसने 150 बड़ी बड़ी दुकानें बंद कर दी हैं यूएस में। तो वो क्यों? बिकॉज जो बिजनेस पुराने थे, जिस तरह से चल रहे थे, अगर उनको वैसे ही चलाएंगे तो चलेगा नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि भविष्य कैसा होगा। भविष्य के बारे में 2 चीजें बड़ी खास बताई है पीटर थिल ने। एक तो ये कि वो आज से अलग होगा। क्या होगा? जैसा आज है वैसे रहेगा। और दूसरा कि हमको पता नहीं कैसा होगा। फ्यूचर मतलब 2 चीज, एक तो जैसा आज है वैसा नहीं होगा, और दूसरा जो होगा वो, इसीलिए तो फ्यूचर है। अगर जो चीज होने वाली पहले से पता हो तो फ्यूचर कहेगा वो तो रिपीटिशन है। अब बोलता है कि मैं एक आपको बात बताता हूं। 2, 4, 5 दिन पहले मैंने अपनी एक पुरानी गर्लफ्रेंड को ऐसे मैसेज किया, हेलो हाय किया। तो मैं तो वही सोच रहा था कि आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले जब मैं स्कूल में था, तब अब हम दोस्त रहेंगे। तो मैंने यही माना था कि हम दोस्त हैं आज भी। मैंने हेलो किया, खट से उसने काट दिया। तो ये कैसा फ्यूचर था जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो फ्यूचर कैसा होगा जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, जो हम जानते नहीं, और कुछ अलग रहेगा, कुछ नया रहेगा। जब मैं मॉल्स में जाता था ना, मैं वहां जाता था, लखनऊ जाता था किताबें खरीदने के लिए, तो मुझे नहीं मालूम था कि फ्यूचर की जो बुक्स आएंगी वो अपने आप मेरे पास आएंगी। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं पता था, जैसे अमेज़न में आज हो रहा है। तो फ्यूचर कैसा होगा? समथिंग डिफरेंट, आज से कुछ अलग होगा। अपनी पढ़ाई के बारे में भी आप यही सोच सकते हैं कि अगर टीचर बोल रहे हैं कि तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, तो ये जान जाइए, अपने आप को बताइए कि सर फ्यूचर कैसा होगा आपको नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। उनको बोलिए मत, लेकिन अंदर अंदर जानिए। और दूसरा, फ्यूचर जैसा हम सोच सकते हैं उससे कुछ बेहतर होगा अगर हम चाहें तो। इट विल बी डिफरेंट। 0 to 1 इसका नाम क्यों दिया गया है? ये कहते हैं भविष्य में या दुनिया में जो भी डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो लीनियर और एक वर्टिकल। लीनियर माने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, कि आपके पास एक टाइपराइटर है, उसके आपने ढेर सारे टाइपराइटर बना दिए, ये लीनियर ग्रोथ है। मेरे पास एक किताब आ गई, उसके 10 किताब बनाई, तो वो लीनियर ग्रोथ है। वर्टिकल ग्रोथ कुछ एकदम ही अलग है। वर्टिकल ग्रोथ मतलब जैसा आज है वो तो रहेगा, प्लस उसमें कुछ बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा जो हमने इमेजिन नहीं किया। जैसे एक है टाइपराइटर जिसपे आप टाइप करते हैं, आपने देखा है टाइपराइटर बड़ा सा होता है, हैवी सा होता है, उसमें एक रिबन लगानी पड़ती है, और उसमें अगर कुछ गलती कर दीजिए तो आप गलती करना अलाउड नहीं है, क्योंकि उसमें इंक एक बार चिपक जाती है। तो टाइपराइटर का वर्टिकल ग्रोथ क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप टाइप कर दीजिए, 10 गलतियां करिए, फिर वापस कर दीजिए, उसको मिटा दीजिए 2 बार, वो अपने आप आपको बताता है स्पेलिंग मिस्टेक। टाइपराइटर कभी आपको कल्पना में नहीं बता सकता था कि स्पेलिंग मिस्टेक तुमने क्या की है। आज बहुत से राइटर आज अच्छी अच्छी किताब लिख रहे हैं बिकॉज वो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उनके पास। तो वो वर्टिकल ग्रोथ है। तो समथिंग दैट इज यू कैन नॉट इमेजिन, वो 0 to 1 है। एक आम भाषा में कहा जाए तो उसको ध्यान से समझिएगा, बिकॉज मुझे भी आज पहली बार समझ में आया ये चीज कि लीनियर ग्रोथ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसको एक और नाम से आप पुकार सकते हैं, और उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। कभी भी आप कोई बोले ना ग्लोबलाइजेशन, तो जान जाइएगा वो लीनियर ग्रोथ की बात कर रहा है। कि अमेरिका में कोई कंपनी है और वो किताबें बेचती है, तो वैसी ही कोई कंपनी इंडिया में भी आ जाएगी, या तो वही कंपनी इंडिया में आकर के किताबें बेचेगी। तो ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन है। अमेज़न नाम की कंपनी है जो बुक्स बेचती है, कपड़े बेचती है, मोबाइल फोन बेचती है। ऐसे इंडिया में भी एक कंपनी खुल गई है, फ्लिपकार्ट। तो ये स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन वर्टिकल ग्रोथ क्या है? बोलते हैं वर्टिकल ग्रोथ के लिए आपको समझना पड़ेगा टेक्नोलॉजी क्या होती है, तकनीक क्या होती है। नींद आ रही है? तकनीक, टेक्नोलॉजी क्या होती है?
आज की डेट में टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा कहां पर सुनते हैं हम लोग? बोलते हैं सिलिकॉन वैली में। सिलिकॉन वैली जानते हैं? सिलिकॉन वैली जानते हैं? वैली जानते हैं? वैली क्या होती है? वैली बताओ बताओ। झील जैसी होती है। वेरी गुड। और सिलिकॉन वैली क्या होती है? सिलिकॉन की झील, है ना? फिर वो एक जगह का नाम है बेसिकली। वहां पर ढेर सारी इंटरनेट की कंपनियां खुली हुई हैं। गूगल है, एप्पल है, जिस बड़ी बड़ी कंपनी का नाम लीजिए, सैमसंग है, जो भी है, ज्यादातर कंपनी सिलिकॉन वैली। इंडिया की सिलिकॉन वैली पता है किसको बोलते हैं? बैंगलोर को। इंडियन सिलिकॉन वैली बैंगलोर, क्योंकि वहां पर ढेर सारे स्टार्टअप्स हैं इंटरनेट के। लेकिन पीटर थिल ने आज मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दिया टेक्नोलॉजी का। प्रॉपरली अंडरस्टूड, अगर ध्यान से समझें तो टेक्नोलॉजी मतलब क्या है? एनी न्यू एंड बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज टेक्नोलॉजी। कोई भी चीज अगर आप नए तरीके से करें और ज्यादा बेहतर तरीके से करें तो वो टेक्नोलॉजी है। तब तो मैं अपने आप को ये कहता हूं कि हम लोग साइकोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है। मेरे स्कूल में अगर जो कल को खुलेगा तो उसमें पता है कौन कौन सी चीजें मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी का काम करेंगी? पेड़। बिकॉज एक पेड़ के नीचे आप आराम से बैठकर बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं और प्राइवेसी रहेगी हर बच्चे के लिए। किसी बच्चे को किसी कोने में जाके पढ़ाई करना है तो जा सकता है। दिस इज ए टेक्नोलॉजी, बट इट इज नॉट आउटसाइड टेक्नोलॉजी, इट इज ए साइकोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। हम लोग भाग भाग के जाते हैं कृष्ण मूर्ति हर 2-3-4 महीने में, 6 महीने में, क्योंकि वहां पर हम लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये फिर से डिफाइन करिए अपने आप के दिमाग में। खाली फोन टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी वो चीज है जिसके जरिए आप कोई भी काम कर सके बेहतर तरीके से और नए तरीके से। मैंने काफी साल पहले, नहीं 3-4 साल पहले, जब मैंने बुक्स खरीदना शुरू किया था तो एक वो आती है, फोन जैसा होता है, उसका नाम है किंडल। आप अपने फोन में भी खरीद सकते हैं। किंडल होता है, उसमें आपकी ऑटोमेटिकली एसएमएस के ईमेल के जरिए बुक आ जाती है। और जो किताब, मान लीजिए आपने ये 500 की बुक खरीदी है, उसमें यही किताब शायद 40 से 50 से 100 बहुत कम पैसे में आ जाती है। मैंने एक बुक मंगाई, उसको पढ़ा मैंने, फोन में आ गई थी, वो 2 सेकंड में आ गई थी। जब पैसे भरे तो तुरंत आ गई। तो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा, अरे इसको तो मैं मार्क नहीं कर सकता पेंसिल से, मैं इसको किसी और को दे नहीं सकता अगर पढ़ लिया हो तो। नहीं तो देना पड़ेगा, मोबाइल फोन देना पड़ेगा उसको ना। मैं तो डर गया भाई। मैंने फिर उसको वापस कर दिया और उसी का हार्ड कॉपी मंगाया था। आज भी मेरे पास बुक पड़ी है, जो फर्स्ट बुक मैंने हार्ड कॉपी मंगाई थी। तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी मतलब पीटर थिल के हिसाब से वो चीज जो नए तरीके से कर सके आप और बेहतर तरीके से कर सके। नया और बेहतर, नया और बेहतर। दिमाग से हटा दीजिएगा, पता है, खाली मशीन मतलब टेक्नोलॉजी। हर वो चीज जो नए तरीके से कर सके और बेहतर तरीके से कर सके। मैंने एक और नई खोज की है हमारे स्कूल की, कल हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहला काम टीचर का क्या होगा? टीचर और बच्चे का काम होगा आपस में क्या बनाना? ट्रस्ट। क्योंकि आमतौर पे स्कूल्स में टीचर्स और बच्चों को एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होता? ट्रस्ट ही नहीं होता। टीचर बच्चे की शिकायत करता है, बच्चा भी दिमाग में जानता है कि ये बंदा मेरे लिए खतरनाक है, इससे दूर रहना है। तो बेसिक ट्रस्ट जो कि होना चाहिए दो लोगों में कुछ सीखने के लिए, वो होता ही नहीं। सोचिए एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, और दोनों आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि डाटा ट्रांसफर हो जाए। तो इवन दैट इज अ साइकोलॉजिकल टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू मी। बट वेट, फिर से समझिए, टेक्नोलॉजी मतलब क्या? कोई नए तरीके से काम करना और बेहतर तरीके से काम करना। नया और बेहतर मतलब टेक्नोलॉजी। क्या ये दोनों साथ में हो सकती हैं, ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी? हाँ और नहीं भी। मुझे पहले नहीं पता था, क्योंकि इनसे पढ़ा, मैंने तो मालूम पड़ा कि काफी टाइम तक तो कोई ग्रोथ हुई नहीं दुनिया में, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं आई। पहले हम जब आदिवासी थे, या तो जब हम खेती करते थे, किसानी करते थे खाली, तो उस समय हम लोग, ये बड़ा अच्छा वर्ड बोलते हैं जीरो सम सोसाइटी थी, स्टैटिक और जीरो सम। मतलब
एक गांव में लोग रहते थे, उसी में जो कुछ बनाते थे, उगाते थे, खाते पीते थे बस, या बहुत कर लिया तो छीन लिया किसी और से। फिर धीमे धीमे टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी किस तरह से आई? इंजन्स बने। इंजन्स जानते हैं? सबसे पिछले दशक में जिसमें बहुत लोगों ने पैसे कमाए हैं। जैसे आज इंटरनेट की वजह से बहुत लोग अमीर हो गए, ऐसे ही एक टाइम था उसकी वजह से बहुत अमीर हुए थे लोग। कोई आइडिया? रेल रोड, रेलवेज की वजह से पूरी दुनिया भर में रेल की पटरियां डाल डाल के लोगों ने ट्रैवलिंग शुरू किया और उसकी वजह से बहुत पैसे कमाए। तो खाली रेल नहीं था उसमें, भाई स्टीम इंजन बने, ढेर सारी मशीनें बनी, टीवी बने, रेडियोज बने, लैपटॉप बने, इवन किताबें जो बनी है वो भी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि पहले कैसे पत्ते पर लिखते थे लोग, पत्ते से खाते थे। मैं देख रहा था कि ये कंबल, आजकल ऐसे कंबल आ गए हैं कि बड़े बड़े हल्के हैं। रजाइयाँ, हम लोग के मम्मी के ज़माने में जो 20 साल पहले रजाइयाँ हम ओढ़ते थे, बड़ी मोटे मोटे होते थे और सर्दियों में भारी होते थे, और सर्दियों में ज़रा सा करवट लो तो ठंडा हो लगता था वो। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। क्यों? क्योंकि ये बेहतर कर रहा है और अलग तरीके से कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी, एक टाइम तो ऐसा हुआ था 1815 से लेकर 1419 तक, जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तब तक खाली रैपिड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हुई, लेकिन ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ। सब जगहों पर कुछ लोगों ने नई नई चीजें खोजी, लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ एक देश से दूसरे देश में। फिर कैसिंगर नाम के एक बंदे थे, उनकी किताबें पढ़ी हमने ना। कैसिंगर नाम सुना है? कहीं नहीं सुना? अरे ये किताब किसने लिखी है? कैसिंगर ने लिखी है? बेंजामिन फ्रैंकलिन? नहीं यार, कैसिंगर ने नहीं लिखी। अरे कौन सी बुक थी कैसिंगर की? अच्छा, कैसिंगर की बायोग्राफी लिखी है वॉल्टर आइजैक्सन। वो पॉलिटिकल फिगर थे, उन्होंने जाकर चाइना से बात करना शुरू किया बहुत सालों बाद, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद। तो कैसिंगर की मैं इनफैक्ट एक दिन पढ़ने की कोशिश कर रहा था वो बुक को, उनकी बायोग्राफी। आपके पास पढ़ी है? मेरे पास पढ़ी है। मेरे पास पढ़ी है ना। पढ़ने में बड़ी मुश्किल थी, तो मैंने अपने आप को बताया, आशीष भाई जब टाइम निकाल के पढ़ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट आदमी है। मैं तो खाली गांधी जी को जानता हूँ, और तो बड़े किसी आदमी को जानता ही नहीं। और कैसिंगर कहते हैं बहुत बड़ा आदमी। बड़ा आदमी मतलब पैसे वाला नहीं, कोई इंपॉर्टेंट फिगर, इसने कुछ नया चालू किया। तो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, कैसिंगर वॉज वन ऑफ द पर्सन जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन ने बहुत स्पीड पकड़ी। एक और थोड़ी सी नई चीज समझनी है आपको, हमारी जो भाषा है वो भी टेक्नोलॉजी को रोकती है और ग्लोबलाइजेशन का बढ़ावा देती है। हम कहते हैं दो तरह की कंट्रीज हैं दुनिया में, एक तो डेवलप्ड कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री। तो ऐसा लगता है जो डेवलप्ड कंट्री है, जापान है या अमेरिका है या इंग्लैंड है, यहां तो हो चुका जो विकास होना था, जो टेक्नोलॉजी बननी थी सब बन चुकी है, अब बाकी देश इनके जैसा बनना चाहिए। जबकि ये सच नहीं है। बहुत से नए नए विकास, नई नई डेवलपमेंट हर जगह पर हो सकते हैं, चाहे डेवलपिंग कंट्री में हो चाहे डेवलप कंट्री में। ये इन्होंने बताया मुझे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में हम लोगों को लगता है ना दो चीजें होंगी, एक तो कन्वर्जेंस होगी और दूसरी सेमनेस होगा, कि जैसा अमेरिका है 50 साल बाद इंडिया भी वैसे हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो फ्यूचर है वो कुछ अलग होगा, जैसा हम इमेजिन नहीं कर सकते वैसा होगा। हाँ सही बात है। कभी आपको टाइम मिले तो आप कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जाइएगा, वहां पर पेड़ पौधे हैं, नदी है, बहुत अच्छा सिंपल खाना मिलता है। मुझे सबसे खास बात वहां की लगती है, जो मुझे अपनी कंपनी में भी नहीं दिखती जहां मैं नौकरी करता हूं। नौकर भी बहुत खुश होते हैं वहां पे। 15-15 साल से नौकर काम कर रहे हैं, ठीक ठाक सैलरी पा रहे हैं। वो चीज मैंने डॉन बॉस्को में नहीं देखी। नौकर खुश नहीं होते डॉन बॉस्को में। देखा है कैसे दुखी दुखी उदास टाइप के होते हैं, क्योंकि उनसे केवल नौकरी कराया जाता है। जैसे भिखारी होते हैं ना, जाओ झाड़ू मारो। काम वो भी करते हैं वहां पे, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में भी, यहां पर भी काम करते हैं, चंदन में भी काम करते हैं, हमारे घर में भी काम करते हैं। लेकिन मैंने देखा है वहां के जो नौकर हैं वो बड़े शांत और खुश टाइप के होते हैं। मुझे लगता है दैट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ फ्यूचर विच हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो
क्या वो डेवलप्ड है? पता है, एक दिन मैं जो डिस्कस कर रहा था, प्रोफेसर कृष्णा जो वहाँ पर है, वो बोले थे कि हमारा KFI हमने ऐसा बनाया है कि अगर कर्फ्यू भी लग जाए और साल भर तक बाहर से कोई भी प्रोविजन हमारे ना आए तो हमारे यहाँ सब कुछ अपने यहाँ ही मिल जाए। उनके यहाँ गौशाला है, उनके यहाँ हॉस्पिटल है, उनके यहाँ ढेर सारे खेत है, उनके यहाँ हॉस्पिटल और टीचर्स, वहीं गांव के टीचर्स भी हैं। दे कैन इजीली सर्वाइव फॉर 1 ईयर। दिस इज वन डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्लेस कृष्णमूर्ति ने बनाया है। बोलता है जिस तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी को सोचते हैं, अगर वैसे ही चलता रहा, जैसे जापान, पता है हमें चाइना ने क्या किया है पिछले 20 सालों में, उन्होंने खूब कॉपी किया है। उन्होंने मतलब जैसा यूएस है, उन्होंने अपने यहाँ वैसी ही रोड बननी है, वैसी ही बिल्डिंगें बननी है, पूरे शहर के शहर कॉपी किए हैं। नहीं कहते हैं चाइना आज यूएस को बीट करने के लिए ऐसा हो गया है कि यूएस को हरा देगा चाइना। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने खूब कॉपी किया। बट ये कहते हैं जिस तरह से अगर आप खाली कॉपी करते जाएंगे तो आप यूएस जैसे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं वैसे आप भी तो करेंगे। आज यूएस पता है जितना एक इंडियन पेट्रोल यूज करता है उसका 10 गुना पेट्रोल ज्यादा यूज करता है यूएस। इसीलिए इलॉन मस्क जैसे लोग क्या बना रहे हैं, ऐसी कार बना रहे हैं जो बिजली से चले। कल मैंने देखा बराक ओबामा ने इंटरव्यू लिया है, पता है किसका? जैक मा, alibaba.com नाम की कंपनी है, उसका जो CEO है, जिसको हम लोग शायद जानते भी नहीं होंगे, पतला सा छोटा सा था। बोलता है जब मैंने उसमें जाकर KFC में मैंने जाकर इंटरव्यू के लिए दिया था, 20 में से एक आदमी का सिलेक्शन नहीं हुआ था, बाकी सबका हुआ था, और वो एक आदमी मैं था। तो अब उसको बुलाकर इंटरव्यू पता है किस लिए ले रहे थे? या बिल गेट्स ने उनको इनवाइट किया था जैक मा को कि चलो कुछ न कुछ ऐसा करें कि धरती की जो हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उसको ठीक कर सके। वो बता रहे थे कि जो जैक मा बोलते हैं कि मैंने देखा, बोलते हैं क्यों आप इतना पैसे क्यों डोनेट करना चाहते हैं, क्यों हेल्प करना चाहते हैं? बोलते हैं कि आज से 20 साल पहले जब मैं एक छोटा सा था तो मेरे घर के पास एक पॉन्ड था, मतलब झील टाइप की थी, उसमें बच्चे हम लोग नहाते धोते थे, और आज वो झील पूरी तरह सूख चुकी है, एकदम खत्म हो चुकी है। वो झील क्यों सूखी है? बिकॉज हम लोग धरती के रिसोर्सेज को जिस तरह से खा रहे हैं ना, ये ऐसे ही है जैसे आप अपने घर को ही खाए जा रहे हैं। तो रिसोर्सेस भी तो यूज कर रहे हैं। अगर पुरानी तरीके से आप कुछ नया नहीं क्रिएट करेंगे, अगर सोलर एनर्जी नहीं यूज होगी तो हम पेट्रोल यूज करते रहेंगे, और पता नहीं पेट्रोल कब खत्म हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए आदिवासी हो जाए। आदिवासी क्या करते थे? छीन छीन के खाते थे। बोलता है कि हमारे पिताजी जो थे ना, पीटर थिल के डैडी, बोलते हैं वो इमेजिन करते थे कि फ्यूचर कैसा होगा। टेक्नोलॉजी खूब बढ़ रही है तो मानते थे कि ऐसा हो जाएगा कि ऑफिस में सब कुछ ऑटोमेशन हो जाएगा, और आदमी कितना काम करेगा? हफ्ते में केवल 4 दिन, 3 दिन छुट्टी, 4 दिन नौकरी। और क्या होगा? और बोलते हैं और बिजली तो इतनी सस्ती हो जाएगी कि ना के बराबर उसका बिल होगा। और क्या सोचते हैं? और वेकेशन हम लोग कहाँ मनाएंगे पता है? वेकेशन मून पे मनाएंगे, क्योंकि तब तक तो हम लोग क्या खोज करेंगे? ऐसी कार रहेंगे जो उड़ करके चांद तक पहुंच जाएंगी। ये 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खाली बोलता है आप देखेंगे तो एक ही डेवलपमेंट हुआ है और बाकी सब जगह पर हम स्टैटिक हैं। वो एक डेवलपमेंट क्या है? स्मार्टफोन और इंटरनेट। इसी के भरोसे हम इतना भैं कर रहे हैं कि बहुत बड़े आगे, बहुत आगे बढ़ गए। और स्मार्टफोन ने क्या किया है? खाली हमको डिस्ट्रैक्ट करने का ही काम किया है। स्मार्टफोन के जरिए हम क्या होते हैं? किताब पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा खोल लें। फ्यूचर बदलेगा, लेकिन एक हमारे पेरेंट्स ने गलती की है, एक एजम्पशन किया है, उस एजम्पशन को हमको हटाना पड़ेगा। एजम्पशन मतलब एक चीज हम पेरेंट्स ने मान ली थी कि ये सब चीजें हो जाएंगी अपने आप। होंगी नहीं, करना पड़ेगा। बोलता है they were only wrong to expect it, something automatic will happen। अपने आप रॉकेट्स नहीं बनेंगे, अपने आप सस्ते सस्ते रॉकेट्स नहीं बनेंगे, अपने आप सोलर कार नहीं बनेगी, अपने आप वो ड्रीम वाला स्कूल नहीं बनेगा जो डॉक्टर आशीष बोल रहे हैं कि हम छोड़ दें, डॉन बॉस्को चल रहा है, ग्रीनफील्ड चल रहा है, तो ऐसे ही चलता रहेगा, और एक दिन में ये स्कूल बड़ा सुंदर और बच्चों को प्यार करने वाला और अच्छे अच्छे टीचर और ढेर सारे पेड़। कभी मैं तो गया था, नया स्कूल खुला है यहाँ पे बगल में, एक अजमानी इंटरनेशनल नाम का, 4 पेड़ है वहां पे खाली, पतले पतले,
ऐसा लग रहा है जिसने अभी कल परसों ही गाड़ा हो। और बच्चों का जो आप हॉस्टल देख लेंगे तो रो देंगे, ऐसा होता है जेल का बैरक। वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं। और अपने आप नहीं होगा कोई चीज। और कैसे होगा फिर ये चेंज? करना पड़ेगा। कैसे होगा? करना पड़ेगा। कौन करेगा? सर, नहीं सर, हमको हाथ उठाना पड़ेगा और खुद करना पड़ेगा। एक और जन से हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद वो लोग कर दें। हमारे यहाँ सामने, आपको पता है कल परसों में आग लगी है, शादी से शायद आग लगी है और तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा का शायद नुकसान हो गया होगा। जो भी है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर कोई बता रहा था कि डीएम मैडम आई थी, वैसे खड़ी होकर करके चली गई। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि शायद गवर्नमेंट हेल्प करे। आजकल हमारे घर सेंटर पे कल और आज खूब लोग खुश हैं। पता है क्यों? 251 रुपए का फोन आ रहा है, 251 रुपए का फोन आ रहा है, 251 रुपए का फोन आ रहा है। तो कौन निकाल रहा है? मोदी जी निकाल रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि शायद गवर्नमेंट हेल्प कर दे। गवर्नमेंट को का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं, इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। क्या होता है ब्यूरोक्रेटिक? मतलब ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है लेयर के सबसे ऊपर एक आदमी है, उसके नीचे दूसरा हेड है, उसके नीचे तीसरा हेड है, उसके नीचे चौथा हेड है, और फिर कोई भी डिसीजन लेगा आदमी तो पहले इनसे ऊपर पहुंचेगा, फिर उनसे ऊपर पहुंचेगा, फिर उनसे ऊपर पहुंचेगा। इसी वजह से बहुत से अच्छे अच्छे प्लान्स खत्म हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने कोई सोचा कि मुझे एक स्कूल बनाना है, तो पहले मैं जाऊंगा यहाँ पर एजुकेशन विभाग में, एक फॉर्म भर दूंगा, मुझे स्कूल खोलना है एक अलग तरीके का। तो बोलेंगे ठीक है, आप फॉर्म भर दीजिए और हम इसको अपने ऊपर के विभाग में पहुंचाएंगे, एसडीओ तक पहुंचाएंगे, फिर एसडीओ सीडी तक पहुंचाएगा, सीडीओ फिर ऊपर डीएम तक पहुंचाएंगी। 3 लेयर में कब तक पहुंचेगी? 3 महीने बाद। वो तो छोड़िए, स्कूल की बात तो छोड़िए, मैं अपने बारे में बताता हूँ। हमारे घर में बिजली का बिल आया। बिजली का बिल जो मैंने यूज कर लिया है, जिसका मुझे पैसा देना है, उस पैसे लेने में भी मुझे 2 हफ्ते लग गए, उनको पैसा देने में मुझे 2 हफ्ते लग गए। बिजली का मतलब गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, उसको ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बहुत स्लो होता है, क्योंकि बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि वहां पर एक चीज काम करती है और उसका नाम है काम हो रहा है यार, डोंट वरी। इसका इन्होंने बोला है बिकॉज वहां पर लोग ये दिखाते हैं वर्क इज बीइंग डन रादर देन एक्चुअली डूइंग इट। हो रहा है ना, फॉर्म भर दो, हो जाएगा। तो लेकिन इसके बजाय काम कैसे होगा? जब हमारे पास ढेर सारे स्टार्टअप्स होंगे। स्टार्टअप्स जानते हैं क्या होता है? कोई नई नई कंपनी। आज पिछले हफ्ते मैम का इंटरव्यू हुआ सीमेंस में। सीमेंस जानते हैं किस कंपनी है? सीमेंस बनाती है ट्रेन्स, सीमेंस बनाती है पावर प्लांट्स, सीमेंस बनाती है मोबाइल फोन, सीमेंस बनाती है अल्ट्रासाउंड की मशीन, सीमेंस बनाती है एमआरआई की मशीन, ढेर सारी सीमेंस। सोचिए कितने एम्प्लॉय होंगे उसमें, करीब 3.5 लाख। तो इंटरव्यू हुआ, चंदन में जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तो हमने बात कर ली और 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइन कर लिया। सीमेंस में बताते हैं अगर ज्वाइनिंग भी होगी तो कम से कम 6 महीने लग जाएगा। एक बार इंटरव्यू के लिए आए हैं, फिर वो कागज बनेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वो आपको फ़ोन करेंगे, फिर दूसरे लेवल पे जाएगी बात, फिर तीसरे लेवल पे जाएगी। इसको बोलते हैं एक ब्यूरोक्रेसी या तो एक ओल्ड कंपनी। उसके कंपैरिजन में हमको क्या चाहिए? स्टार्टअप। तो स्टार्टअप बड़ी खास चीज़ है। बोलता है अकेले भी आप कुछ कर सकते हैं, अकेले आप बहुत अच्छी किताबें लिख सकते हैं, राइटर्स होते हैं अकेले किताब लिखते हैं, बड़ी अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्रांति करनी हो, कोई इंडस्ट्री बनानी, जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि कोई ऐसा स्कूल बनाए जो एकदम अलग तरह का हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा? स्टार्टअप बनाना होगा। स्टार्टअप क्या चीज है? ये वो जगह है जहां पर आप कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को कन्विंस करते हो कि ऐसे हमको करना है। इसका डेफिनेशन है पॉजिटिवली डिफाइंड। अगर आप डिफाइन करें, स्टार्टअप इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल यू कैन कन्विंस ऑफ अ प्लान टू बिल्ड अ डिफरेंट फ्यूचर। 20, 30, 40, 50, 200, 1000, 5000, 2000 इतने लोगों को आप कन्विंस कर दें कि मैं ऐसा भविष्य बनाऊंगा, चलो बनाते हैं।
जैसे अभी हम लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं, 1 2 3 4 5, और हम लोगों को लगे कि आप लोग यहाँ 1 दिन आए, 2 दिन आए, 10 दिन आए, 20 दिन, आपको लगा सर ये बड़ी अच्छी जगह है, ऐसी ही होना चाहिए स्कूल। तो हम लोग अपना पूरा लाइफ डेडिकेट कर दें स्कूल बनाने के लिए। तो एक छोटा सा ग्रुप है जो इस चीज पर विश्वास कर रहा है कि कैसा फ्यूचर होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा फ्यूचर हो, स्कूल ऐसे हो, मैं सीरियसली नहीं चाहता इस तरह के है। मैं इस तरह से शादियां नहीं चाहता जिस तरह से शादियां हो रही है। मैं इस तरह से क्लास नहीं चाहता जिस तरह से। आज मैं क्लास में गया बच्चों को पढ़ाने के लिए, 9th नहीं 8th A में गया था मैं। मैम ऐसी बैठी थी, बच्चे भी सब ऐसे ऐसे कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, बुक खुली थी, कुछ एक आध बच्चे अच्छे पढ़ने वाले अपना होमवर्क कर रहे थे। मैं अंदर गया, सबकी आंखें चमक गई और मैम की सबसे ज्यादा चमकी। मैंने कहा मैम मैं क्लास ले लूँ? हाँ हाँ सर हाँ प्लीज प्लीज। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो मैंने शुरू में तो बच्चे थोड़ा कर रहे थे, बिकॉज मैंने कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाया था, सेक्स के बारे में पढ़ाया था आज उनको। फिर घंटी बज गई तो बच्चे बोले सर अभी मत जाइए प्लीज, एक क्लास ओनली, एक क्लास ओनली। आई वांट दैट काइंड ऑफ स्कूलिंग। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, ऐसा है कि मैं इस तरह का स्कूलिंग होना चाहिए जहां पर जो फ्यूचर का हो। फ्यूचर का स्कूल कैसा होगा या फ्यूचर की इंडस्ट्रीज कैसी होंगी, हमको सोचना पड़ेगा और हमको को बनाना पड़ेगा। कल एक भाई साहब ने मुझे फोन किया, उनकी वाइफ को एक स्किन की बीमारी हो गई है, उसका नाम है वायरस है एक, नर्व्स को डैमेज करता है वो, तो बहुत पेनफुल होता है। तो मुझे कहा डॉक्टर साहब आप फला डॉक्टर को फ़ोन करके मुझे दवाई बता देंगे कौन सी दवाई खाऊं, बिकॉज मैं डॉक्टर को दिखा रहा हूँ वो दवाई आराम नहीं कर रही है। वो खुद क्यों डॉक्टर को फ़ोन नहीं कर रहे हैं? 2 रीज़न से। एक तो बहुत देर वेट करना पड़ेगा, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत भीड़ रहती है, और दूसरा बहुत पैसे लगेंगे। और मुझे क्यों फ़ोन किया? क्योंकि डॉक्टर मेरे दोस्त थे। मैंने उनको फ़ोन किया, 2 मिनट में दवाई पूछी, 2 मिनट में दवाई बता दी। एक और वजह से डॉक्टर्स इस तरह के फ़ोन को एंटरटेन नहीं करते। फ़ोन में अगर बता दिया दवाई तो पैसा कैसे मिलेगा? तब तो लोग दिन भर खाली फ़ोन ही करते रह जाएंगे। इसलिए डॉक्टर्स फ़ोन नहीं उठाते। किसी भी पेशेंट का डॉक्टर तब तक फ़ोन नहीं उठाता जब तक वो एक बार आकर के फीस फूस ना दे दे। लेकिन मुझे लगा कि ये ऐसा फ्यूचर का क्लिनिक ऐसा ही होना चाहिए जहां पर पेशेंट को जब दिक्कत है उसको फटाफट मालूम पड़ जाए कि क्या करना है। और बहुत इजी था, ऐसा कुछ था नहीं बहुत मुश्किल। तो मैं तो एक मेडिकल के बारे में बताया था, एक एजुकेशन के बारे में। ऐसे हर इंडस्ट्री बदलनी चाहिए। और कौन बदलेगा? अपने आप होगा। कौन बदलेगा? हम ही बदलेंगे, नहीं तो हमको फिर से पैदा होकर फिर से बदलना पड़ेगा। ये था चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 0 to 1।